की न्यूज, खबरों का सारथी। नीति आयोग की बैठक में सीएम ने रखी कई डिमांड। राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए अलग नीति बनाने का किया अनुरोध। विशेष पैकेज का भी की मांग। उत्तराखंड की सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण होगा लागू। सीएम धामी सरकार में महिला सशक्तिकरण को मिला बल। तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदिर की सुरक्षा के लिए हकूकधारियों से भी बातचीत की। सामान्य सीट पर सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों के चयन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस। संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा। अभी तक सिर्फ पत्नी को था अधिकार। खुलेआम शराब पीने वाले पहुंचे हवालात। पुलिस ने अभियान चलाकर 954 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। 3,28,000 का जुर्माना भी वसूला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। देहरादून सचिवालय में आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति देश के अन्य राज्यों में भिन्न है और उत्तराखंड दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सटा होने की वजह से सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए राज्य के सामरिक महत्व को भी केंद्र में रखा जाना चाहिए। मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। उसके दो मतलब खास जिम्मेवारियाँ हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और दूसरा जो कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की किताब कल पिछले साल निकाली थी, इसी साल जुलाई में, कि उत्तराखंड सबसे नंबर 1 है इसमें, तो इसका मुबारक देना चाहते हैं ऑनरेबल सीएम को। दूसरा, हम इधर हरिद्वार से आए और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एक हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, और मेरी जिम्मेवारी है, बनता है कि मैं अपने आंखों से देखूं, अधिकारियों से बात करूं, तो और उन्होंने आरती का भी इंतज़ाम किया था। देखिए, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारत सरकार की संस्था है और पूरे देश के सभी राज्यों को विकास को आगे बढ़ाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की ज़रूरतें हैं, चुनौतियां हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशैं दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखा दशैं दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान देगी। उन्होंने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बताते चले कि देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिनी गोरखा दशैं दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारे सभी गोरखा बटालियन के हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से आपके समस्त परिवारजनों को, सभी कुटुंबजनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील के अंतमछोर पर स्थित अलोनी गांव में कुछ रोज पूर्व 2 वर्षीय एक मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। उसी को पकड़ने को वन विभाग ने गांव में ट्रैप कैमरे, पिंजरे और फोर्स ट्रैकुलाइज लगाई थी और इस टीम को नरगोली गांव में एक गाय को हमला कर मार गिराए जाने की सूचना मिली। रेस्क्यू टीम प्रभारी डॉक्टर हिमांशु पांगती ने राबरवी में मोर्चाबंदी कर मात्र 1 घंटे में गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर दिया। आज हमारी यहाँ पे जो टीमें बनी थी, 2 टीमें बनी है, एक दिन की टीम बनी है, एक रात की टीम बनी है। जो हमारी रात की टीम है उसमें 5 लोग हम हैं और 7 बजे से हम यहाँ हमारा जो काम था यहाँ पे शुरू होना था और हम 5 बजे से यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ सारे गांव में 16 अपने ट्रैप कैमरे लगाए हैं। गांव में कल ये घटना हुई थी, गाय को मारा था यहीं से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने उसके बाद ट्रैंकुलाइज, वहाँ पे हमने बैठे स्कूल की छत में बैठे, प्राइमरी स्कूल नरगोली में, वहाँ पे हमने ट्रैंकुलाइज गन से जो गुलदार था उसको वहाँ पे घायल किया है। उसके बाद हम उसको यहाँ लाए हैं। आगे की कार्रवाई जो होगी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर। मौलानी से बोल रही हूँ। ये बाघ पकड़ा गया है, ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो बाघ अलग है, लेकिन हम लोगों ने घास काट, डर का माहौल बना रहा है, हम लोगों ने घास काटना छोड़ दिया। हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया और दूसरा बाघ भी अभी कैमरा भी लगा रहना चाहिए और पिंजरा भी नहीं जाना चाहिए। लगा सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया, तो हमें वो क्लू मिला, तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गांव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कराया। मेडिकल स्टोरों पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग जनपद हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर रहे हैं। मंगलौर कस्बे में आपको बता दें कि ड्रग्स विभाग की टीम के द्वारा मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों पर हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोरों पर लगातार
ताले लगाकर फरार हो गए। मंगलौर कस्बे में ड्रग इंस्पेक्टर ने आलम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की। टीम के छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर फरार हो गया। क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और एसएचओ अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और एक मेडिकल स्टोर है नीचे, आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर जो है हमारे द्वारा खुलाया और वहाँ से जो है भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं। जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में आगामी दीपावली पर्वों के दृष्टिगत लैंडिंग फायरमैन मोहन सिंह क्षेत्रांतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं के बारे में सतर्क किया और साथ ही अग्निशमन सुरक्षा संबंधी उपकरणों के प्रयोग व प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसमें 2-4-5 हज़ार रुपए अगर हम लगा देंगे तो हमारे घरेलू सामान जितने भी हैं वो बच सकता है। इसमें हम लोग अभी ये आने वाले दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें हमने जैसे ट्रांजिट कैंप है और आपका जो है ये मंडी के पीछे यहाँ कंस्टेड जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है उसमें और आपके रामपुरा में ये प्रोग्राम हमने किया है अभी और आगे भी करेंगे। तो इसमें हम ये लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि दीपावली पे लोग बाग पटाखे कहीं भी जला देते हैं, उससे आग लगने का खतरा रहता है और घर पे जो है दीप और मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं उससे भी आग लग जाती है। जैसे मंदिर में दिया जलाया तो वहाँ पर्दे वर्दे लगे हैं तो उसमें पकड़ने के बाद आग जो है फिर पूरे घर में फैल जाती है और भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो इसके नज़र ही हमने ये जन जागरूकता कार्यक्रम जो है हम लोग कर रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई। अज्ञात लोगों के द्वारा लगाई गई आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं ही धुआं हो गया, जैसे कि आसपास के इलाकों में सांस लेना दोभर हो गया। घटना की जानकारी नगर आयुक्त को मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम के वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड से भी मदद मांगी है। इसके अलावा नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि जिन लोगों ने भी टचिंग ग्राउंड में आग लगाई है उनके खिलाफ मुकदमा लगकर कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के भीतर ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। तत्वों ने आज या कल आग लगा दी है और इस कारण से कूड़े के ढेर में आग लग गई है। इससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम वहाँ पर विज़िट किए हैं आज और हमने देखा कि हमारे टैंकर्स लगे हैं लेकिन और टैंकर्स की आवश्यकता है, इसलिए हमने जो फायर डिपार्टमेंट है उसमें CFO साहब से बात करके और टैंकर्स की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भिजवा रहे हैं। इसके अलावा निगम भी अपने जितने टैंकर्स हैं वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई जाने की, तो हमारे कैमरे की लाइन भी काट दी है असामाजिक तत्वों ने, तो उसको भी आज हम लोग ठीक करवा करके दोबारा से करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग आग को पूर्णतः काबू पा लेंगे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे।
उत्तराखंड में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर से यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से दामी सरकार यूसीसी लाने में जल्दबाजी कर रही है और इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी के जरिए सरकार राज्य के मूल सरोकारों से ध्यान भटकाने की साजिश कर रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गई है। इसके तहत यूसीसी की नियमावली के लिए गठित विशेष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा है। उत्तराखंड 2024 अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अब इस नियमावली का अध्ययन करेगी। इसके बाद अब यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट बुलाई जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी भाजपा का एजेंडा है, न कि जनता की मांग। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। अब आगे आपका क्या रोल रहेगा सर? आपकी टीम का क्या रोल रहेगा? हमारी टीम का काम पूरा हो गया। अब राज्य सरकार को आगे का काम करना, अनलेस राज्य सरकार आगे कोई रोल सोचती है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है, अदरवाइज हमारा काम पूरा हो गया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूसीसी नाम का एक जिन्न बोतल से बाहर निकालना चाहते हैं और उसको बाहर निकाल लें। यूसीसी में है कुछ नहीं है। यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कितनी यूनिफॉर्मिटी है उसमें, आप देख लीजिए जो सिविल कोड बना है। ये बनाने का अधिकार तो भारत सरकार को है, केंद्र की सरकार को है। राज्य सरकार बना रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार उन मामलों में भी दखल देगी जो हमारे यहाँ की कुरीतियाँ हैं? विभिन्न तरह के हमारे सामाजिक संगठन हैं। आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशन, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही सरकार जनसामान्य की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी के जरिए सरकार राज्य के मूल सरोकारों से ध्यान भटकाने की साजिश कर रही है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। यूसीसी को लेकर के सरकार की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। हम पहले ही कह चुके हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। सरकार जो चाहेगी वो कानून लाएगी। सरकार को रोक कौन सकता है, आप ये बताइए ना। लेकिन बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी से आगे आज तक सरकार एक कदम नहीं बढ़ी। और हमने पूछा था कि यूसीसी का फायदा उत्तराखंड के बेरोजगारों को कैसे होगा, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यूसीसी से क्या उद्योग पहाड़ में चढ़ेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और यूसीसी अगर भारत सरकार लेकर के आती तो देश को इसका लाभ हो सकता था। लेकिन जो सरकार यूसीसी के मामले में राज्यों के सहारे वैतरणी पार करना चाहती है, तो जनता जनार्दन भी इस हकीकत को जानती है। देखिए, जहाँ तक लागू हो सकती है या नहीं हो सकती कि आपकी बात है, तो ये उत्तराखंड में बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत बड़ी मनमानी कर रही है और वो लागू कर भी सकती है, पर ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कहना है, ये पूरी जनता का कहना है और पूरे उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि ये लागू नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के बलबूते पर इन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया और लोग ये कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए, उन लोगों को इन लोगों ने यूसीसी का सही मीनिंग बताया नहीं।
उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। तो अगर ये जनता की मांग नहीं होती तो क्या 48 विधायकों का मैंडेट हमको मिलता? इस बात का विरोध तो तब भी किया था कांग्रेस ने कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस तो विरोध ही कर रही थी 2022 में भी। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर सियासी महाभारत छिड़ गई है और एक ओर जहां सरकार जनता से किए हुए वादे को पूरा करने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहा है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड की पहली प्राथमिकता यूसीसी है या सख्त भू कानून है? क्या केंद्र सरकार के संसद में कानून बनाए बिना प्रदेश में यूसीसी कितना कारगर होगा? क्या यूसीसी को भविष्य में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए खेल इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।